गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम मैकियावेली के एक अगले टॉपिक के साथ में यहाँ पर आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों के बारे में। वैसे देखा जाए तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि मैकियावेली कोई राजनीतिक सिद्धांत वेता नहीं थे। उन्होंने राज्य का कोई सिद्धांत नहीं दिया था, वो राजनीति शास्त्री नहीं थे और न ही उन्होंने कोई राज्य की परिभाषा दी है, न ही उनके राज्य का और विकास के बारे में कोई या उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कोई प्रतिपादन किया है, न ही उसके तत्वों का विश्लेषण और विचार किया है। उसने जो भी कुछ कहा है वह राज्य को तत्कालीन परिस्थितियों में चलाने की युक्तियाँ हैं और उन युक्तियों को राज्य कला कहा है और उन्हीं को हम उनके राजनीतिक विचार मान सकते हैं। तो उनकी जो राज्य कला या राज्य संबंधी जो विचार हैं उनकी हम इस प्रकार चर्चा करेंगे कि राज्य संबंधी विचार कि मैकियावेली ने जो राज्य बताया है वो राज्य जो कल्पना की है राज्य की, और उसमें राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु से भिन्न राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। अरस्तु ने उसको राज्य प्राकृतिक संस्था माना है। मैकियावेली का विचार था कि राज्य कृत्रिम संस्था है जिसे मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया है और असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाया है। वह राज्य के आविर्भाव का कारण मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति को मानता है। इसी कारण राज्य की मुख्य विशेषता उसका निरंतर विस्तार है। ठीक है, मैकियावेली ने जो राज्य के बारे में बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो आसुरी और स्वार्थी प्रकृति का होता है। ठीक है, मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की। इस प्रकार राज्य मानवकृत और कृत्रिम संस्था है और मैकियावेली हॉब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति में समझौता सिद्धांत का ही प्रतिपादन करता है। राज्य की प्रकृति या स्वरूप को दर्शाते हुए मैकियावेली राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानता है। समाज के अन्य सभी संगठन इसके अधीन होते हैं और इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किंतु राज्य किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है। राज्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मानव कल्याण का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए वो सभी कार्य नैतिक और उद्देश्य की प्राप्ति में उसकी सहायता करते हैं। मैकियावेली का ये मानना है कि राज्य परिवर्तनशील है, उसके उत्थान एवं पतन का लंबा इतिहास है। ठीक है, राज्य का विस्तार, राज्य के विस्तार की आवश्यकता को बताते हुए वो कहता है कि जैसे कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो निरंतर पारे की तरह चढ़ता है, बढ़ता जाता है, वैसा ही राज्य का भी होना चाहिए। उसे लगातार अपनी प्रगति, अपना विस्तार करना चाहिए। यदि राज्य अपने विस्तार करने की प्रवृत्ति को छोड़ देता है तो वो उसका धीरे धीरे अंत हो जाता है। राज्य को अपना विस्तार करते रहना चाहिए। ठीक है, इसी आधार पर उसने राज्य को दो भागों में बांटा है, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य होते हैं ऐसे राज्य होते हैं जो निरंतर युद्धशील होते हैं, संघर्ष में लगे रहते हैं। वह राज्य की एकता का प्रतीक होते हैं क्योंकि लघु स्वार्थों के लिए उसके निवासी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। स्वस्थ राज्य तेजस्वी व गतिशील होता है। ठीक है, उसने रोमन जो साम्राज्य का उदाहरण दिया कि वो एक स्वस्थ राज्य नहीं था, इसलिए उसका पतन हो गया था। ठीक है, अस्वस्थ राज्य शिथिल होता है जिसमें व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हमेशा झगड़े करते रहते हैं और उन्हें राज्य की एकता और संगठन की कोई चिंता नहीं रहती है। तो मैकियावेली था उसका आदर्श राज्य वह है जो किसी भी तरीके से अपनी शक्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा को बढ़ाता रहता है। द प्रिंस जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने कहा है कि राजा को किस तरह से राज्य का विस्तार करना चाहिए। ठीक है, अब आता है राज्य की श्रेष्ठता। मैकियावेली राज्य को श्रेष्ठ स्थिति में रखना चाहता है। मैकियावेली राज्य को समस्त मानव सेवा में सबसे अधिक श्रेष्ठ बतलाता है। अरस्तु की भांति वो भी यही कहता है कि मानव कल्याण का राज्य से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता, यानी कि राज्य के द्वारा ही मानव का कल्याण किया जा सकता है। राज्य के बिना मानव का कोई कल्याण संभव नहीं है। मनुष्य जब अपने व्यक्तित्व को राज्य में विलीन कर देता है, क्या है, मनुष्य जब अपने व्यक्तित्व को राज्य में विलीन कर तभी वह राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। राज्य का सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व है, राज्य स्वतंत्र होता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है। राज्य अन्य सेवाओं से बिल्कुल अलग और श्रेष्ठ होता है।
राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, मैंने पहले बता चुका है ये। मनुष्यों की भांति राज्य की कोई नैतिक अथवा आचार संहिता नहीं होती, यानी कि ऐसी कोई आचार संहिता लागू राज्य पर नहीं होती जिसके अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। अब आता है राज्यों का वर्गीकरण या और उसके अनुसार जो शासन प्रणालियाँ मैकावले ने बताई है वो। वैसे जो मैकावले ने अपनी पुस्तक प्रिंस में इंग्लैंड में, स्पेन में, जहाँ भी सुदृढ़ और शक्तिशाली राजतंत्र थे उनकी प्रशंसा की थी और अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि इटली के लिए भी ऐसा ही सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित हो सके। यानी कि देखो, दो क्वेश्चन आते हैं कि मैकावले ने कौन सी शासन प्रणाली को श्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया था, तो वो राजतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि राजतंत्र को तो केवल उसने इटली के लिए ही श्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया था, बाकी गणतंत्र का उसने समर्थन किया था। ठीक है, गणतंत्र का समर्थन भी किया था, लेकिन इटली के लिए गणतंत्र को उसने उपयुक्त नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि वो इटली के जो लोग थे वो भ्रष्ट चरित्र वाले थे। इटली के राज्यों में संपत्ति का असमान वितरण था और इटली की तत्कालीन व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ पर गणतंत्र सफल नहीं हो सकता, वहाँ पर राजतंत्र सफल हो सकता है। वो राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था नहीं मानते थे, केवल इटली के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स सेज में राज्यों के वर्गीकरण का वर्णन किया है। उसके अनुसार उन्होंने शासन को शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप या शुद्ध रूप या अशुद्ध रूप, सामान्य रूप या विकृत रूप में विभाजित किया है। शासन का शुद्ध रूप राजतंत्र होता है, उसका जो विकृत रूप होता है वो तानाशाही तंत्र होता है, आततायी तंत्र होता है, जिसको अधिनायक तंत्र भी कहते हैं। शासन का जो दूसरा रूप बताया उन्होंने कुलीन तंत्र बताया है, जिसमें अगर जो कुलीन वर्ग है जिनके हाथ में शासन सत्ता होती है वो अगर सही तरीके से काम करते हैं, जनता के हित में निर्णय करते हैं, जनता के हित के बारे में, कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो वो उसका शुद्ध रूप होता है। लेकिन यदि वही अपने लालच में फंस जाता है और अब सत्ता प्राप्ति की उसमें आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो गुटतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तीसरा है गणतंत्र। ये शासन का उसने सर्वश्रेष्ठ रूप बताया है और यदि इसको वैध प्रजातंत्र उन्होंने कहा है, लेकिन अगर गणतंत्र अपने सही रूप में नहीं चल पाता है तो वो भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। अरस्तु की भांति उसने भी शासन तंत्रों को इन दो रूपों में, 6 भागों में विभाजित किया है। मैकावले ने राज्यों का नहीं बल्कि वो सरकारों का वर्गीकरण किया है। उसके शासन तंत्र का आदर्श किसी कल्पना पर नहीं बल्कि सफलता पर टिका था। रोमनों की भांति उसने भी मिश्रित शासन को उचित माना। ठीक है, जिसमें 3 वर्गों के तत्वों का सम्मिश्रण है। तीनों तत्वों के मिश्रण से संबंधित शासन तंत्र का भली भांति नियंत्रण बना रहता है और शक्ति संतुलन भी बना रहता है। संपत्ति व राजतंत्र का घनिष्ठ संबंध होता है। यदि राज्य का कोई बहुसंख्यक वर्ग ऐसा है जिससे आर्थिक हितों की उपेक्षा की जाती है तो उस राज्य में असंतोष होना स्वाभाविक है। मैकावले ने प्रिंस में एक ऐसे राजा की कल्पना की है जो सर्वशक्तिमान हो, सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांध सके। राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्र व्यवस्था आसानी से बदली जा सकती है, उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहती है। निर्वाचित राजतंत्र ही समकालीन इटली की जरूरत है। शासन तंत्रों का स्वरूप समय के अनुकूल बदलते रहना चाहिए। मैकावले का मानना था कि गणतंत्र यानी या राजतंत्र कोई भी शाश्वत नहीं है। वह गणतंत्र को आदर्श शासन तंत्र मानता है, चूंकि मानव स्वभाव के कारण ऐसा संभव ही नहीं कोई भी शासन व्यवस्था आदर्श रह सके, इसलिए वह राजतंत्र की ओर झुक जाता है। इस प्रकार वह राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र व राजतंत्र में करता है। ठीक है, मैकावले के कुछ अन्य विचार हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब हम राज्य संबंधी विचारों का वर्णन करेंगे, राजनीतिक विचारों का वर्णन करेंगे तो वो आएंगे। तो इसमें है संप्रभुता संबंधी विचार। मैकावले ने कहीं भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है, इसकी कोई परिभाषा भी नहीं दी है, लेकिन उसने राजा की जो शक्तियों के बारे में जो कुछ लिखा उससे संप्रभुता का हमें अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी आभास होता है। वह शासक की आंतरिक इच्छा तथा विजेता की भावना दोनों को अलग अलग नहीं मानता है, दोनों को एक ही मानता है। मैकावले के अनुसार जो शासक है किसी भी आंतरिक या बाह्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं, लाइन पहले भी आई है कि वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है और वह किसी भी प्रकार के कर्तव्य के अनुबंध से प्रभावित नहीं होता है। उसे किसी प्रकार की आंतरिक या बाह्य विधियां मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो उसकी ये सारी जो बातें हैं वो उसको
उसके राजा के संप्रभु होने की ओर इंगित करती हैं। उसका जो संप्रभुता संबंधी जो विचार है या संप्रभुता है वो एकात्मक, लौकिक, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र चेतना से युक्त है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी मैकावली सीमित संप्रभुता को स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कैसे करता है? सीमित संप्रभुता को स्वीकार करता है। अगला विचार है विधि संबंधी विचार। विधि के संबंध में मैकावली के विचार हैं, उसमें वो प्राकृतिक अथवा दैवी विधियों में विश्वास नहीं करता है। वह केवल नागरिक विधियों की कल्पना करता है और ऐसी विधियां जो शासक के द्वारा बनाई जाती हैं। उसके अनुसार राज्य की स्थापना से पहले कोई कानून या कोई व्यवस्था नहीं थी। नागरिक कानूनों द्वारा ही प्राकृतिक अराजक व्यवस्था का अंत हुआ और समाज को एकता के सूत्र में बांधा गया। मैकावली विधि के स्रोत के रूप में शासक को मानता है कि विधि का आवश्यक स्रोत शासक है और इसी प्रकार उसकी विधि संबंधी धारणा संकुचित है, किंतु निश्चित रूप से वो यथार्थवादी धारणा मानी जा सकती है। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है राज्य संबंधी विचारों में वो है कि राजा, जिसको उसने प्रिंस कहा है, और इसके संबंध में उसने अपनी जो रचना है प्रिंस के 18वें अध्याय में वर्णन किया है कि प्रिंस का आचरण कैसा होना चाहिए, यानी राजा के कर्तव्य कैसे होने चाहिए, जिसको शासन की कला कहा है, शासन कला का सिद्धांत कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके संबंध में उसने कहा है कि राजा जो है उसको बहुत अधिक शक्ति अर्जन करते रहना चाहिए। ठीक है, उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी तो बाह्य सुरक्षा होगी और आंतरिक जो उसका राज्य है उसमें भी शांति व्यवस्था बनी रह सकती है। ठीक है, निष्ठापूर्वक बल का प्रयोग करना चाहिए, यानी उसको निष्ठुरतापूर्वक, यदि किसी अन्याय को रोकना है तो उसको बल का प्रयोग करना चाहिए। किसी से अगर अनुनय विनय करें, हम कोई बातचीत भी करें तो उसमें चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो कार्य करें वो निश्चित रूप से उनको करना चाहिए। एक शक्तिशाली उसके पास राष्ट्रीय सेना भी होनी चाहिए। युद्ध की कला में उसको निपुण होना चाहिए। एक राजा को युद्ध की कला में निपुण होना चाहिए, तभी वो अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। यदि वो युद्ध कला में निपुण नहीं है तो कोई भी उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। जनता में उसको लोकप्रिय होना चाहिए, राजा को जनता में लोकप्रिय होना चाहिए। ठीक है, प्रेम की अपेक्षा भय का पात्र होना चाहिए, यानी जनता से वो प्रेम करे जरूरी नहीं है, या जनता उससे प्रेम करे वो जरूरी नहीं है। जनता उससे डरनी चाहिए, जनता को डरा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि आचरण भययुक्त होगा लेकिन वो घृणित आचरण उसका नहीं होना चाहिए। लोग उससे प्रेम भी करें और उससे भयभीत भी रहें, लेकिन इन दोनों गुणों में से किसी गुण को छोड़ना पड़े तो उसको प्रेम को छोड़ दो, भय को नहीं छोड़ना। प्रेम तभी रहता है जब तक स्वार्थ होता है, लेकिन जो भय है दंड के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए उसका प्रभाव भी स्थायी होता है। इसलिए डरना प्रेम करने की अपेक्षा कहीं अच्छा होता है। प्रजा की संपत्ति और औरतों से दूर रहना चाहिए, यानी कि प्रजा के अंतर्गत उसका जो आचरण है वो सम्मानपूर्ण होना चाहिए। उसकी न तो संपत्ति छीनी चाहिए प्रजा की, न उनकी औरतों को उसको हाथ लगाना चाहिए। इन दोनों से बचे रहने पर वे प्रजा की घृणा का पात्र नहीं बनता है। वो उनके साथ में अच्छे से उसमें अपनी स्थिति को बनाए रख सकता है। गोपनीयता का पालन, राज्य के अंदर जो भी कार्य होते हैं, गोपनीय निर्णय लिए जाते हैं, वो राजा को अपने तक ही सीमित रखने चाहिए, किसी विश्वास पात्र तक ही सीमित रखने चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को उनको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक उत्साह उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। राजा में इतनी गुण होना चाहिए कि वो पब्लिक जब इकट्ठा हो तो उसके अंदर एक उत्साह उत्पन्न कर दे। ठीक है, शेर और लोमड़ी के गुणों से युक्त राजा को होना चाहिए। ठीक है, शेर अपने जाल में फंसने से नहीं बचा पाता, शेर अपने आप को जाल में फंसने नहीं बचा पाता, लोमड़ी भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाती। अतः कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए राजा में लोमड़ी की चाल होनी चाहिए। भेड़ियों को कैसे डराया जाए उसे यह जानने के लिए शेर की तरह उसमें शक्ति होनी चाहिए, लेकिन अपने लोमड़ी के स्वरूप को उसको छिपाए रखने के लिए राजा को उच्च कोटि का एक तरह से बहरूपिया भी होना चाहिए, यानी कि अपनी चालाकियों को छुपाए रख पाए ऐसा उसमें गुण होना चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर वचन को भंग करने के लिए लोमड़ी की चाल से उसको काम में लेना चाहिए। ठीक है, परोपकारी होना, अच्छा परोपकारी दिखाई देना चाहिए। अगर परोपकारी वो नहीं भी हो लेकिन जनता के सामने अपना आपको ऐसा प्रदर्शित करना चाहिए कि वो परोपकारी है, जनता का उपकार कर रहा है। ठीक है, अवसरवादी होना चाहिए, अवसर का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा अवसर के अंदर उसे क्या प्रकार का निर्णय लेना है, तो उस हिसाब से उसको अवसरवादी होना चाहिए। चाटुकार जो होते हैं ना, चमचे जिनको हम बोलते हैं, उनसे उसको बचना चाहिए।
सबकी सुनो लेकिन डिसीजन अपनी मर्जी से लेना चाहिए, ये कला राजा में होनी ही चाहिए। ठीक है। व्यावहारिक राजनीति और सिद्धांत के क्षेत्र में जो मैकियावेली है उसका योगदान जो है वो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि बहुत ही उन्होंने आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत जो नए नए सिद्धांत दिए हैं उनका प्रतिपादन अरस्तु ने सबसे पहले किया था। मैकियावेली ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उनका समकालीन और राजनीतिज्ञों ने बड़ा विरोध भी किया था। जर्मनी के तत्कालीन सम्राट जो फ्रेडरिक महान ने तो मैकियावेली द्वारा जो नीतियाँ दी गई थी उनका समर्थन किया, नीतियों का उनका मौखिक विरोध किया, अभी तो एक पुस्तक भी लिख डाली उनके ऊपर, उसकी नीतियों का विरोध करने के ऊपर। ठीक है। मैकियावेली की जिन नीतियों का विरोध किया जाता है उन्हीं का व्यावहारिक राजनीति में अनुसरण सफलतापूर्वक होता है। समकालीन जो इटली है उसने भले ही मैकियावेली की बात नहीं मानी, किंतु 350 वर्षों के बाद इटली का राष्ट्रीयकरण हो गया। इससे राजनीतिक क्षेत्र में मैकियावेली के जो नैतिकता संबंधी विचार हैं, जो उसका दृष्टिकोण है, उसका औचित्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। गणतंत्र को जन्म देने का श्रेय भी मैकियावेली का क्वेश्चन है। सबसे पहले गणतंत्र का समर्थन किसने किया था? वैसे किया तो अरस्तु ने भी था, लेकिन उसको जन्म देने का श्रेय उसने तो केवल विचार दिए थे, इसने गणतंत्र को स्थापित करने का भी काम किया था। उसी ने सबसे पहले ये कहा कि जनमत शासक जो जनमत है, कहाँ गया, उसी ने सबसे पहले ये कहा कि जनमत शासक के निर्णय से कहीं अधिक उचित होता है। जनता राजा से अधिक बुद्धिमान होती है, तो जनता का निर्णय होता है वो सही होता है। मैकियावेली ने अपने बाद के आने वाले अनेक विचारकों को प्रभावित किया। मैकियावेली की महानता इस बात से सिद्ध होती है कि उन्हीं के सिद्धांतों का भूत, भविष्य और वर्तमान में प्रयोग होता आ रहा है। अब तक भी मैकियावेली पर अनैतिकता और राजनीतिक हत्याओं के प्रोत्साहन का आरोप भी लगाया जाता है, किंतु इनका उत्तर देते हुए उसने कहा था कि कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़कर अनैतिक बन गया हो, मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं। यानी इसका मतलब क्या है कि मैकियावेली ने जो पुस्तकें लिखी उन पुस्तकों को पढ़कर किसी ने हत्याएं करी हो या करवाई हो, तो उसमें उत्तर में वो कहता है कि किसी अगर हम पुस्तक पढ़कर अनैतिक बन सकते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कि पुस्तक पढ़कर हमें अनैतिकता जो नैतिकता है हमारे स्वभाव में आ सकती हो। उसका दोष यही है कि उसने सारी बातें सबके सामने रख दी, यानी कि किसी बात को उसने नहीं रखा अपने मन में, सब बातें पुस्तक में लिख दी है जो भी एक राजा को अपनानी चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए उसके बारे में। उसने राजनीतिक नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, ऐसा तो सदियों से पहले भी हो चुका है, किंतु जिस निर्ममतापूर्वक उन पवित्र षड्यंत्रों का उसमें मैकियावेली ने पर्दाफाश किया जो धार्मिक मंत्रोच्चारण द्वारा बड़े बड़े स्थानों में रचे जाते थे, वह प्रशंसा योग्य है। उसे सच्चे और पक्के देशभक्त होने का और आधुनिक राष्ट्र के नेता होने का श्रेय भी दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये मैकियावेली के जो विचार थे वो राज संबंधी विचार हैं। अगले चैप्टर में हम इसके नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।